नमस्कार। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मंच पर लड़का ठाकुर की बेटी को पद में उत्तर देने लगा। काका दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को बगल से घेरकर नौटंकी देखने में जुटे। लगभग 2 घंटे के बाद रघुनाथ चुपके से उठे और डोंगी को हटाकर दूसरी बसवारी में बांधकर फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। काका नाच देखने में वैसे ही तन्मय थे। थोड़ी देर के बाद काका की देह में नीचे से रह रहकर रघुनाथ चिकोटी काटने लगे। 2-3 बार तो काका ने समझा कि नीचे से कोई चीज़ गड़ रही है, इसलिए हाथ से आगे पीछे की देह नीचे से झाड़ दी। थोड़ी देर बाद रघुनाथ ने फिर चिकोटी काटी तो इस बार कुछ क्रोध में घूमकर काका ने पीछे की ओर देखा। रघुनाथ ने पूछा, क्या है? मालूम नहीं, पीछे से कोई खोद रहा है। लोग नाच देखने आए हैं कि तुमको खोदने? जहाँ जाते हो वहीं खड़मंडल डाल देते हो। चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। काका फिर मंच की ओर देखने लगे। रघुनाथ ने फिर वही हरकत की। काका ने आओ देखा न ताओ पैर के नीचे दबाया हुआ अपना डंडा निकाला, बिजली की तरह घूमकर अपने पीछे के लोगों पर 2-1 बार बरसा दिया। किसी के कंधे, किसी की कनपटी, किसी के सर पर चोट लगी। क्रोध में लोग एकाएक खड़े हो गए। गाली गलौज और बैठो बैठो की आवाज़ कानों में आने लगी। कौन बैठता है? तंबू में हुड़दंग मच गया। रघुनाथ ने काका की बाँह पकड़ी और फुर्ती से तंबू के बाहर खींच लाए। पीछे बैठे हुए लोग आगे के खड़े हुए लोगों से बैठ जाने के लिए चिल्लाने लगे। झगड़ा दूसरे लोगों में बढ़ने लगा। नाटक बंद हो गया। 10-15 मिनट बाद लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे, किंतु ललचाई आंखों से काका मुड़ मुड़कर तंबुओं की ओर देख रहे थे। रघुनाथ उन्हें गांव चलने को विवश कर रहे थे। रहा ना गया तो काका बोले, थोड़ी देर और देखा जाए। रात भर नाच देखो, उधर नाव कोई खोल ले गया तो माला जपोगे। और काका की बाँह पकड़कर बसवारी की ओर खींचते हुए रघुनाथ बोले, चलो झटपट निकला जाए, नहीं तो गांव के लोग डोंगी पर लद जाएंगे। बेबसी में काका वापस चले। नाव पर आए हुए बाकी लोग अपनी जगह से ही काका और रघुनाथ को ताड़ रहे थे। नाव की ओर उन्हें बढ़ते देखा तो तंबू में से उठकर वे लोग भी पीछे पीछे चले। पहली बार जहाँ नाव बंधी थी वहाँ पहुँचने पर नाव नहीं मिली तो काका के प्राण सूख गए। नाव कहाँ है रे? जाओ खूब नाच देखो, रघुनाथ ने ताना मारा। आखिर गई कहाँ? यहीं तो बांधकर हम लोग गए थे। ढूंढो यारो ढूंढो, कोई सुई डोरा थोड़े है जो नहीं मिलेगा। देखो रस्सी टूटकर अगल बगल बह तो नहीं रही है। रघुनाथ कृत्रिम ढंग से बिगड़े। तुम्हारी 4 आंखें हैं तो ढूंढो। काका को पसीना छूटने लगा। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब क्या होगा रघुनाथ? रघुनाथ क्या बतावे, अकेले वही तो चढ़ के आए नहीं थे और लोगों से क्यों नहीं कहते हो। 4-5 मिनट वैसे ही खड़े रहने पर काका सिर पकड़कर बैठ गए। गोल के बाकी लोग अंगोछे से मुंह तोपकर हंस रहे थे। नाव अगर ना मिली तो सुन लो रघुनाथ, गले में अंगोछा कस के प्राण दे दूंगा। नाच देखने तुम आए, प्राण दोगे रघुनाथ पर? नाव ना मिली तो क्या होगा? बगल में खड़े बिहारी ने बात की। रघुनाथ ने बिहारी को इशारा किया और बिहारी बगल की बसवारी में बंधी नाव थोड़ी देर में खोल लाया। आते ही काका से बोला, बाप रे बाप, न जाने कितनी दूर नाव बह गई थी। लो नाव, चढ़ाते समय तो नानुकुर करते हो, लेकिन मौके पर बिहारी ही काम आते हैं। काका की देह में जैसे जान आ गई। काका नाव पर बैठे, उनके पीछे 10-12 लोग भरभरा कर चढ़े। नाव बलिहार को मुड़ी। बाढ़ के ठहरे जल पर चांदनी का चंदोबा तना था। नाव तेज चाल से बढ़ रही थी, क्योंकि सभी घर पहुंचकर सोना चाहते थे, इसलिए लग्गी तेजी से मार रहे थे। 2-2, 3-3 कोस की दूरी पर चारों ओर स्थित गांवों के बीच के खेतों में बाढ़ का फैला हुआ जल एक बड़ी सी झील की तरह लग रहा था। शांत, निःशब्द, सफ़ेद रात, हल्की हल्की पछुआ। काका को नींद आने लगी। अब उपन्यास के तीसरे खंड में आते हैं। कार्तिक की बुआई शुरू हो गई। घर घर में बुआई जुताई के लिए कामों में तेजी आ गई। ओमकार किसी तरह से बीज बनवा रहा था। काका द्वार संभालते थे। इसी समय काका बीमार पड़ गए तो ओमकार की परेशानियां और भी बढ़ गई। सवेरे सूरज निकलने से पहले हलवाहे के साथ हल बैल और बोने के लिए बीज लेकर खेत में पहुंचना, हल नधवाकर घर लौटकर खाना बनाना,
फिर 12 साल के छोटे भाई चंदन को खिला पिला उसके हाथ हलवाहे के लिए खेत में खाना भेजना और ऊपर से काका की तीमारदारी। सांझ को खेत से लौटे हुए बैलों के कंधे पर हल्दी पीसकर छापना, उन्हें खिलाना पिलाना तथा घर दुआर दोनों की देख रेख में ओमकार टंग गया। निरोग रहने पर काका दुआर के अलावा और भी काम संभाल लेते थे, किंतु बुआई के ऐन मौके पर वह बीमार क्या पड़े। ओमकार की एक टांग ही टूट गई। 5-7 दिन की खैर बिरवा दवाई के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ, ओमकार ने वैद्य बुलवाने के लिए काका से राय ली। काका बिगड़ गए। सारी कमाई हकीम वैद्य को दे दो। जरा सी जर खांसी क्या हुई कि पड़ गए वैद्य हकीम के पीछे। भगवान के सहारे नहीं रहा जाता, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काका कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन बगल की पड़ाइन चाची के आ जाने से चुप लगा गए। कहा है ओमकार? आते ही चाची ने पूछा। यही, काका बीमार पड़े हैं। चौबे छपरा के वैद्य जी को बुलाने की बात चलाई तो कहते हैं सारी कमाई हकीम वैद्य को ही दे दोगे। चुपचाप रहो, ऐसे ही अच्छा हो जाऊंगा। ऐसे ही अच्छे हो जाओगे? चाची कुछ कड़ी हो कहने लगी। आगे नाथ न पीछे पगहा। रुपया बटोरने के पीछे तो इस आदमी की सारी जिंदगी सिरा गई। धर्म पुण्य करने और गंगा जी नहाने के लिए रटती हुई मेहरारू मर गई, लेकिन ये आदमी कान में तेल डाले बैठा रहा। इनसे हंसी, उनसे दिल लगी। रुपया अपने संग ले जाओगे? चाची ने काका को बचपन से खिलाया पिलाया, तेल उपटन किया था। काका उनसे बहुत दबते थे। चुप्पी पर चाची फिर बोली। बोलते क्यों नहीं? चुप्पी क्यों साध ली? क्या बोलूं? काका धीरे से बोले। हमने कहा कि 2-4 दिन और देख लो। 2-4 दिन और क्या देख लो? इतने दिन में खांसी बुखार काबू में नहीं आया तो देर करने से क्या लाभ? कार्तिक की बुआई अकेला ओमकार तुमको देखेगा कि खेत की बुआई संभालेगा? सुनो ओमकार, कल सवेरे चौबे छपरा वाले वैद्य जी को बुलवा लो। रुपया हमसे लेना। चाची बगल के पीढ़े पर बैठ गई और काका की ओर ताक ताक कर तरह तरह की बातें समझाने लगी। काका चुपचाप लेटे हुए चाची की बातें सुनते जा रहे थे। चाची फिर कहने लगी, तीसरे के हकदार हो। इन भतीजों को पाला पोस तो इन्हें ब्याह करके बसा भी दो। हमने ब्याह शादी के लिए कब रोका चाची? कोई तिलकहरू भी आए कि ब्याह ही हो जाए। घर द्वार की चिंता करो, तिलकहरू तो द्वार खोद मारे। लेकिन अपनी बेटी को ऐसे थोड़ी देगा। लोग जाने भी तो कि घर पर किसी बड़े बूढ़े की छाह है। तुमको तो नाच नौटंकी से फुर्सत नहीं, घर की चिंता कैसे करोगे? तभी उनके बेटे बिहारी ने अपने घर से आवाज़ लगाई। चाची उठती हुई बोली, सुनो ओमकार, अगर ये मना भी करे तब भी चंदन को किसी के साथ चौबे छपरा भेज देना। दूसरे दिन भोर में ही ओमकार ने वैद्य जी को बुलाने के लिए चंदन को तैयार किया। नदी में पानी भरा था, इसलिए नाव से ही जाने को कहा। नाव खेने के लिए अपने हलवाहे के लड़के सुमरिया दशरथ को चंदन के साथ लगा दिया। चंदन डोगी की असली फेंक पर बैठा, दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव चौबे छपरा और बलिहार के बीच में पहुंच रही थी। चौबे छपरा की सीमा में किनारे पर खड़े बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बने दीपा सत्ती के चौरे के पास कुछ देर सुस्ताने के बाद दशरथ ने कान पर हाथ रखकर तान छेड़ दी। गोरे गोरे सावर सावर उमिर में बरोबर बाड़े, केहू नईखे लौकत मझोल, हाय रे जियरा। दशरथ के अलाप पर चंदन के बदन में जैसे गर्मी आ गई। वह जल्दी जल्दी लग्गी मारने लगा। चाल तेज हो गई और समय से पहले ही नाव चौबे छपरा के पास पहुंच गई। सूरज निकल आया था। तीर पर एक कतार में बैठी हुई 10-12 लड़कियां बर्तन मांज रही थीं। लग्गी से पानी काट चंदन नाव को वृत्ताकार मोड़ रहा था। अगला फेंक जब किनारे की ओर घूम गया तो एक लग्गी तेजी से हुमच दी। तेज गति से नाव किनारे की ओर बढ़ी। अपनी ओर घूमती हुई नाव के कारण बर्तनों पर लूडे चलाते हुए लड़कियों के हाथ रुक गए और वे नाव पर बैठे हुए दशरथ तथा लग्गी मारने वाले चंदन को देखने लगी। चंदन ने दूसरी लग्गी मारी। नाव का अगला फेंक झोंके से लड़कियों से एकदम सटकर एक की बटलोई से लड़ते हुए किनारे पर चढ़ गया। पास की 2-3 लड़कियां भरभरा कर उठ गई। अरे रे, एकदम से आन्हर हो का? पातड़ लगी है, लचक गई, सध ना सकी, पानी गलत कट गया। एक छोटी सी नाव मान में नहीं आती तो लग्गी मारने क्यों चले हो? इसी जगह पर नाव चढ़ानी थी
और घाट नहीं था क्या? फाड़ का फेटा कमर में लपेटे, फुफती घुटने से मोड़कर मर्दानी धोती की तरह पीछे खोसी हुई, दोनों हाथों से बटलोई के पेंदे की कालिख लगाए क्रोध से भरी हुई लड़की चंदन को ताकने लगी। दशरथ कूदकर नाव का अगला फेंग दोनों हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ा रहा था और चंदन डोंगी में लग्गी फंसा अपने को साधता हुआ नीचे उतरने के लिए नाव के अगले फेंग की ओर बढ़ रहा था। एकाएक पैर फिसला तो अपने को बचाने के लिए चंदन घुटने भर पानी में छप से कूद गया। कपड़े तो नहीं भीगे, किंतु ऊपर से नीचे तक छींटे पूरी तरह चंदन की देह पर पड़ गए। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। खड़ी हुई लड़की की जगह नाव से भर गई थी। उसे संबोधित कर दूसरी लड़की बोली, ए गुंजा, बर्तन उठा के मेरे पास आ जा। गुंजा बर्तन उठा रही थी कि चंदन ने सहमी आवाज में पूछा, वैद्य जी का घर किस टोल में है? बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए। एक बोली, गुंजा के ही बाप तो वैद्य जी हैं, लेकिन घर किस टोल में है? है तो पूर्वी टोल में ही, लेकिन गांव के बीच में पड़ता है। मंदिर की बगल से सेमल वाला पेड़ ताकते हुए ऊपर गांव में चढ़ जाना। द्वार पर नीम का एक झंगाट पेड़ है। पूछोगे तो कोई भी वैद्य जी के घर की राह बता देगा। वैद्य जी को जल्दी से घर ले जाना है। अगर यहीं साथ चली चलती तो। चंदन ने कुछ प्रार्थी स्वर में गुंजा को देखते हुए कहा। हूँ, हमको क्या पड़ी है? गुंजा बोल उठी। तुम्हें अपने काम की जल्दी है, हमको अपनी जल्दी है। चंदन और दशरथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चलो चलो चंदन, चौबे छपरा कोई कलकत्ता शहर नहीं है कि वैद्य जी का घर नहीं मिलेगा। ना हम लोग बबुआ हैं जो भूल जाएंगे। चंदन की पीठ को आगे ठेलता हुआ दशरथ बोला, अच्छा तो जरा नाव पर निगाह रखना। नाव का ऐसा डर था तो संग में कोई रखवार ले आते। गुंजा फिर बोली, रखवारी की कोई ज़रूरत नहीं है। नाव कोई चोरी थोड़े ही हो जाएगी, कहीं पानी में बह न जाए, इसी का जरा ख्याल रखना है। जाड़े का दिन है, फिर तैरकर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ किनारे पर बांधने लायक खूंट भी नहीं। चंदन बोला, नहीं है तो तुम्हारी नाव गोरने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा। हम लोगों के रहते अगर लौट आए तो ठीक है, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारी नाव जाने। गुंजा फिर बर्तन मांजने लगी। 15-20 मिनट में बर्तन मांज धोकर सभी निपट गईं। चंदन और दशरथ मंदिर की ओट हो गांव में घुस चुके थे। बड़ी थाली में अपने बर्तनों को सरिहा कर गुंजा ने रख दिया और सभी लड़कियों की मदद से नाव को पानी में जोर से ठेल दिया। नाव चक्कर खाती हुई बलिहार की ओर धीरे धीरे बहने लगी। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। नाव जब बीच में पहुंच गई तो सभी अपने अपने सिरों पर बर्तन उठा गांव की ओर लपकी। रास्ते में लौटते हुए चंदन दशरथ से मुठभेड़ होने के डर से वे मंदिर के पास से दूसरी राह से गांव में घुस गईं। चंदन और दशरथ वैद्य जी के घर पहुंचे तो पूजा कर रहे थे। दोनों बाहर पलानी में पड़ी चौकी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बगल से आती हुई सिर पर चमचमाते बर्तन लिए हुए गुंजा दिख गई। नाव तो ठीक ठिकाने हैं? चंदन ने पूछा। गुंजा ने चंदन को नहीं देखा था। एकाएक चंदन द्वार टोक दिए जाने से वह सहम गई। कुछ घबराती हुई सी एक ही सांस में बोल गई, जब लौटे तो थी, इस समय की कौन जाने। और वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। वैद्य जी को बाहर निकलने में लगभग 5-7 मिनट और लग गए। लोग घाट पर पहुंचे तो देखा नाव बहकर उस पार के किनारे की एक झाड़ी में अटक गई है। चंदन ने दशरथ का मुंह देखा और दशरथ अपने कपड़े उतार अंगोछा पहन पानी में कूद गया। नाव पर बैठकर बलिहार की ओर चले तो राह में ही वैद्य जी ने चंदन से उसके घर के बारे में सब कुछ पूछ लिया। बलिहार आए तो काका को देखने से पहले उन्होंने ओमकार को देखा, बातचीत की। उनके बाद काका को देखने घर पहुंचे। काका चुपचाप लेटे थे। वैद्य जी से हल्का फुल्का परिचय था, लेकिन वैद्य जी से बड़ी आत्मीयता दिखाई। नाटिका देख लेने के बाद वैद्य जी काका से इधर उधर की बातें करते रहे। बातचीत के सिलसिले में जब वैद्य जी से काका ने सुना कि उनकी बीमारी बिगड़ गई है और दवाई लगभग 3 महीने करानी पड़ेगी, तो वह उठकर बैठ गए और वैद्य जी को तर्जनी दिखाकर बोले, सुनिए वैद्य जी, हकीम वैद्य से हमारा मन नहीं भरता। जो जन्म देता है वही रोग भी देता है। जो कुछ भोग भोगाव लिखा रहता है भोगना ही पड़ता है। अगर डोरी लटक गई तो पकड़ के चढ़ जाऊंगा। उस समय कोई वैद्य हकीम रोक नहीं पाएगा। इसलिए दवा बीरो के फेर में मैं नहीं पड़ता। लेकिन इन लड़कों के आगे अब नहीं चलती। गांव वालों के बहकावे में आ गए
चट आपको बुला लिया। अब बुला तो लिया, लेकिन दाम कहाँ से आएगा? दाम की चिंता आप क्यों करते हैं? आप जिसमें खुश हों वही होगा। लेकिन हम जैसे कहें वैसे चलिए, जो दवा दें खाइए, नियम परहेज से रहिए। 3 दिन तक की दवाई दे, खाने की पूरी विधि बता और चौथे दिन फिर आने को कहकर वह घर से चले गए। गांव के बाहर तक ओमकार पहुंचाने आया। ओमकार से इधर उधर की बातें करते हुए बैजी नाव से पार उतरकर दूसरे गांव में रोगी देखने चले गए। बैजी जवार के 10-12 गांवों के लिए सुखैन थे। बराबर उनको दौड़ते ही बीतता था। आज इस गांव में, कल उस गांव में। बुलाहट पर तो विशेषकर वह गांव में जाते ही थे। वैसे अपनी सुविधानुसार प्रत्येक गांव के लिए पारी बांध ली थी। अपनी घोड़ी पर अगल बगल के 5-7 गांवों तक का वह दौरा कर लेते थे। वह एक बार घर से निकलते तो 2-2, 3-3 दिन के बाद लौटते। बिना बुलाए लोगों को देख आते और कुछ न कुछ कमा लेते। रुपया तो उन्हें उतना नहीं मिलता जितना साल माथ के दिनों में बोरे के बोरे अनाज पा जाते थे। बैसाख में लोग साल भर की चुगतान अनाज देकर कर देते। बैद जी अनाज वही बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते। छोटा सा परिवार था, पत्नी, 2 लड़कियां, रूपा और गुंजा। रूपा ब्याहने लायक हो गई थी, लगभग 14 साल की। गुंजा 10-11 की। रूपा के ब्याह के लिए बैद जी कुछ चिंतित रहने लगे थे। गांव गांव में बर की तलाश किया करते थे। ओमकार रूपा के लिए पसंद पड़ गया। उगते हुए छोटे से परिवार में काका, ओमकार और चंदन, बाकी भीतर का घर एकदम सूना। बैद जी ललच गए। तीसरे चौथे काका को देखने के लिए बलिहार आने लगे और मन से उपचार में जुटे। प्रारंभ में तो काका की बीमारी कुछ बढ़ी, लेकिन फिर बैद जी ने काबू में कर ली। बीच में 2-4 बार काका और ओमकार ने बैद जी को रुपए देने चाहे, किंतु बैद जी ने अस्वीकार कर दिया। काका की बीमारी में लगभग 2 महीने लग गए, किंतु इस बीच उन्होंने काका, ओमकार, चंदन तथा गांव के बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह घनिष्ठता बढ़ा ली। काका की बीमारी में ओमकार को भी 1-2 बार चौबे छपरा जाना पड़ा। बैद जी की पत्नी ने भी ओमकार को पसंद कर लिया। अब उपन्यास के चौथे खंड को पढ़ते हैं। काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सूनापन आ गया था। दोपहर को जामुन वाली परती में जब खा पी कर गाँव के लोग जुटते तो देखते देखते सांझ हो जाती। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम धूप भरी रहती। जगह जगह 4-5 जामुन के पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़ों में लोग इस परती में घाम लेने बैठते। बच्चे दिन भर इसमें खेला करते। गांव का बर बिटोर यही होता। पूर्वी और पश्चिमी टोल की बेटियों के ब्याह में तंबू कनात यहीं गड़ते। इस परती से गांव के सभी लोगों का लगाव था। 2 महीने के बाद पूरी तरह निरोग होकर काका पहली बार जब घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे। काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग बैद जी की प्रशंसा करने लगे। बैद जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठा हुआ जियावन बोला, बैदबा बेवकूफ़ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताककर मुस्कुराया। चौबे छपरा वाले नंबरी गुइया हैं, काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूर ही लिखवाएगा। काका भीतर ही भीतर खिसियाकर बोले, तेरे बाप ने कुड़ार का खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए बैद जी दिखाई पड़े। आ गए बैद जी। अनिरुद्ध फिर बोला, गांव भर में बैद जी कह आए हैं कि तुम्हारी बीमारी में 500 रुपये की दवाई और मेहनत लगी है। या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं तो हुई बटोर। काका पहले से चेत हो जाओ। बैद जी के आने से गांव के 2-4 बड़े बूढ़े आकर पास बैठ गए। बैद जी के बैठते ही अनिरुद्ध फिर बोला, काका अच्छे हो गए, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं बैद जी। वही तो मांगने आज आया हूँ, बैद जी बोले। अनिरुद्ध हंसा। अब बोलो काका, हमारी बात तो बतियाते नहीं थे, अब दो बैद जी को। फिर बैद जी से बोला, तो मांगिए ना बैद जी, क्या मांगते हैं? रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, बैद जी बोले। तो खेत ले लीजिए, अनिरुद्ध फिर बोला। अरे अनिरुद्ध बा, बक बक मत कर, नहीं तो देखता है ये डंडा। कहिए बैद जी, कुशल मंगल? काका बोले, सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध की बात आपने सुनी? बैद जी बोले। आप सुनाइए, काका बोले। हमारी आप सुनेंगे? बैद जी ने प्रश्न किया। आपने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी सुनूंगा, कहिए तो सही।
मेरे कहने भर से ही काम नहीं बनेगा, जो कहूँ उसको मानने से होगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं बैद जी, आप मुँह तो खोलिए, हमें अपना ओमकार दे दीजिए। भीड़ में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बैद जी फिर कहने लगे, पान फूल से यथाशक्ति पूजा भी कर दूंगा। कार आए है अंजोर। बगल में बैठे हुए पद में काका के चाचा लगने वाले ददुआ बोले, जब आप लोगों की राय है तो हमको भी मंजूर है। बैद जी की राय है तो हम कैसे कुछ कहें, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वाह रे बैद जी वाह, क्या साध के लकड़ी मारी कि काका एकदम से चित। काका की तकदीर सही में सोना है, बिना पैसे के दवाई भी कराई और ऊपर से समधी भी बन गए। तो लगे हाथ बरक्षा हो जाए, फिर तिलक में भी खाने को मिले, चट मंगनी पट ब्याह। बात वैसी ही हुई। बैद जी ने पतरा निकाल लिया और चश्मा लगाकर पतरा खोलते हुए बोले, आज शुभ साइत है, आप कहें तो बरक्षा कर दूं। हो जाए, ददुआ कहने लगे, शुभ काम में क्या देरी, चलिए बैद जी द्वार पर चलिए। चला हो राम अंजोर। ददुआ पहले ही उठ गए। बैद जी, काका और लगभग सभी बैठे हुए लोग उठकर काका के द्वार की ओर चले। बैद जी ने 51 रुपये से ओमकार की बरक्षा कर दी। चलिए उपन्यास के 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं। कंजूसी के लिए काका गांव भर में प्रसिद्ध थे। भयवदी में गांव के लगभग सभी घरों में भोज भात खा चुके थे। खान पान तो दोनों ओर से चलता है। इसी बात को लेकर गांव के लोग काका को अक्सर टोका करते थे कि घर घर घूम के तो खा आते हो, कभी खिलाने का भी मन करता है। खाते समय तो मोछा बोर बोर के खाते हो, खिलाने के नाम पर बाई गुम हो जाती है। लेकिन काका पर इसका कोई असर न था। टोकने वालों में अनिरुद्ध था, मुंहफट, लेकिन उसको बिना 2-4 गाली सुनाए काका पास में बैठने ही न देते। लेकिन ओमकार के तिलक के दिन काका के घर ना जाने कहाँ की रौनक आ गई। बाहर भीतर से लिप पुत कर मकान जगमगा गया। काका बलिया से किराए पर लाउड स्पीकर तय कर आए थे। सवेरे ही मकान के आगे नीम के पेड़ से लाउड स्पीकर के गाने निकलने लगे। गांव की गली गली से लड़के काका के घर की ओर दौड़े और तवा बजाने वालों को चारों ओर से घेर कर डट गए। गांव में जिसके साथ खान पान की भयबदी थी, उसके घर खाने का न्योता तो गया ही। जिसके साथ ना भी थी, काका उसके घर स्वयं जाकर न्योता दे आए। छोटे से बड़े सभी घर जनवा का न्योता पहुंच गया। सांझ होते होते द्वार पर बिछी हुई चौकियाँ, खाटें और कुर्सियाँ गांव जवार के लोगों से खचाखच भर गई। काका को घूसने हंसने वालों की बोलती बंद हो गई। उनके दलवाने मुनेसर, रघुनाथ, अनिरुद्ध, राम कृपाल, सूफा सभी अतिथियों के आदर सत्कार में जुटे थे। तिलक में बैद जी ने नगद 1000 रुपये, कपड़े और बर्तन दिए। आंगन लोगों से ठसाठस भर गया। पीतल के गगरे, परात, हंडे और फूल के लोटे गिलास इतने चढ़े कि गांव के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतना सामान गांव के कम लोगों के ही घर चढ़ा था, किंतु तिलक में गांव के किसी ने भी इतने लोगों को न्योता न था। सवेरे विदाई के समय बैद जी बारात ले आने की प्रार्थना करने लगे। 15 दिनों बाद ब्याह का दिन तय हुआ। काका ब्याह की तैयारी में मन से जुटे। जवार के गांवों में हाथी घोड़े वालों के पास बारात का न्योता फिरा। निश्चित तिथि पर बारात चलने को तैयार हुए। सजे हुए हाथी घोड़े और ऊंट, बाजे और धुनके की आवाज़ से काका का द्वार गूंजने लगा। बलिहार से चौबे छपरा था ही कितना, अधिक से अधिक घंटे भर की राह। दिन डूबते भी बारात चले तो समय से दरवाजे लग जाए। सजी हुई बारात जब बैद जी के द्वार लगी तो लोगों को खड़े होने की भी जगह न मिली। बारात की शोभा देख पीली पगड़ी और धोती पहने द्वार पूजा करते हुए बैद जी के मन में अपार खुशी भर गई थी। द्वार पूजा के बाद बैद जी ने बारातियों को सामियाने की जगह अपने घर पर ही जलपान करा दिया। जलपान के बाद सामियाने में महफिल जमी। धराऊ रेशमी कुर्ता, मुरेठा और कंधे पर रेशमी चादर डालकर काका बर की बगल में आ बैठे। भोजन वगैरह हुआ और जल्दी ही ब्याह संपन्न हो गया। ब्याह के बाद कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए सहबाले की भी बुलाहट हुई। सहबाला था छोटा भाई चंदन। रात के 11 बजे थे। चंदन सामियाने में सो गया था। नाऊ ले जाने को जगाने लगा तो उसकी आंख ना खुले। नाऊ तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा।
उसने चंदन को गोद में उठाकर आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। नींद में मता चंदन खड़े खड़े झूमता रहा। ब्याह के बाद मड़बे में से सभी आदमी हट गए थे। कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए केवल औरतें रह गई थी। नींद में अलसाए चंदन को झकझोर कर जगाने के लिए कई बार ओमकार ने प्रयत्न किया, फिर भी चंदन की नींद पूरी तरह नहीं खुली। दीवार से पीठ टेके चंदन को जगाने के लिए नाउन ने भी कई बार झकझोरा तो ओमकार बोला, बहुत सोता है, सो जाने पर इसको जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। यह चौबे छपरा है पहुना, यहाँ अच्छे अच्छे की ऊँघाई टूट जाती है। इनको तो मैं चुटकी बजा के जगाती हूँ। बगल में खड़ी हुई गुंजा बोली। और देखते देखते पानी भरे हुए कंडाल में से एक पूर्वा जल निकाल चुल्लू में भरकर उसने छप से चंदन की आंखों पर मार दिया। नींद में माती आंखों पर ठंडा पानी पड़ा तो चंदन ने आंखें खोल दी। देखा पहुना? गुंजा फिर बोली। बाप रे बाप, हर घड़ी लुत्ती की तरह फर फर उड़ती है। चीन लो बउआ, ये तुम्हारी साली है गुंजा, नाउन बोली। अब की ओमकार ने गुंजा को चीनने की नज़र से देखा तो वह लजाकर पास में खड़ी हुई लड़कियों में दब गई। आधी रात बीत रही थी। आंगन में जलने वाले 2 पेट्रोमैक्सों में से एक की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए पहले से कुछ अंधेरा हो चला था। रूपा ओमकार से गठबंधन किए झुकी हुई उसके पीछे खड़ी थी। नाउन ने जल्दी करने को कहा तो गुंजा बोली, अभी तो चुमावन बाकी है। चुमावन अब कोहबर में होगी, यहाँ नहीं। चलो पहले कोहबर की पूज लेने दो। आगे आगे नाउन, पीछे ओमकार, उसके पीछे रूपा कोहबर घर की ओर बढ़े। अन्य लड़कियों के साथ गुंजा पहले ही कोहबर के द्वार पर जा खड़ी हुई। द्वार रोके रहने से ओमकार को भी रुक जाना पड़ा। ओमकार, बगल में चंदन, पीछे रूपा और नाउन सभी रुक गए। द्वार रोके चौखट पर खड़ी गुंजा की और ओमकार ने ताका तो बोली, यह कोहबर का द्वार है पहुना, इसे ऐसे नहीं लांघने पाओगे, यह द्वार पढ़ना पड़ता है। बात न समझ पाने के कारण ओमकार ने गुंजा की ओर फिर देखा तो बोली, पढ़े लिखे हो तो कोई दोहा, सवैया या कविता सुना दो। हाँ बचवा, कुछ सुना दो, कोहबर के द्वार की रस्म पूरी हो जाए। सास जी, यह दामाद को रुपए देती हैं, बगल में खड़ी हुई एक अधेड़ औरत ने कहा। आंखें नीची कर ओमकार कुछ सोचने लगा, किंतु चंदन कुछ सोचते हुए गुंजा को निहारने लगा। ओमकार की चुप्पी पर लड़कियों ने सम्मिलित चोट की। बहिरे हो क्या पहुना? यह अपनी बहन की याद आ रही है। हम क्यों अपनी बहन की याद करें, हमारे तो कोई बहन भी नहीं है, हम तो दूसरे की बहन लेने आए हैं, चंदन ने तपाक से जवाब दिया। फब्बारे की तरह सभी औरतों के मुंह से एक एक हंसी छूट गई। बाप रे, बड़ा तेज है यह लड़का, 2-3 लड़कियां बोली। तुम्हारे भाई कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, अब तुम बोलो, गुंजा ने चंदन को ताकते हुए कहा। ब्याह के पहले यह पता नहीं लगाया था? चंदन ने चट प्रश्न किया। तो क्या हुआ, पहले नहीं लगा तो अब सबके बीच में लग जाएगा। तुम्हारा ब्याह अभी हुआ नहीं है, तुम ही पढ़ दो, गुंजा बोली। पढ़ दो बचवा, तो तुम्हारा ब्याह गुंजा से हो जाएगा, पास में खड़ी हुई 50 साल की एक स्त्री बोली। जोड़ी भी अच्छी रहेगी, बर कन्या ने ब्याह के पहले एक दूसरे को देख भी लिया है। तभी ओमकार ने कोई सवैया बुदबुदा दिया। सास ने ओमकार के हाथ में रुपए दिए तो गुंजा बोली, और सहवाला? सहवाला कुछ नहीं पढ़ेगा, चंदन बोला। पढ़ना पड़ेगा, गुंजा अकड़कर बोली। तुम तो हमारे स्कूल के मास्टर साहब की तरह हुक्म चला रही हो। और क्या, तुम्हारे मास्टर से मैं कम थोड़ी हूँ, हमारे कहने से द्वार पढ़ो। एक अंगुली से अपनी गर्दन ठोकती हुई गुंजा रोब से बोली, पढ़ो तो रुपए मिलेंगे। अच्छा बचवा, तुम ऐसे ही रुपए लो, चलो घर में। गुंजिया छोड़ द्वार, देर हो रही है, गुंजा की माँ बोली। देखा, रुपए तो चट से ले लिया, गुंजा बोली। चंदन मुस्कुराने लगा। लड़कियां हट गईं। ओमकार, चंदन, रूपा कोहबर घर में घुसे। 15-20 औरतों के बैठने लायक छोटा सा घर था। दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास मिट्टी का रंगा हुआ सफ़ेद कलश रखा था। कलश के मुंह पर आम के हरे हरे पल्लव और पल्लव के ऊपर कलश का मुंह ढकने वाली छोटी ढकनी में भरा हुआ जौ और जौ के ऊपर घी से भरा हुआ एक दीप जल रहा था। कलश के पीछे की दीवार लगभग 2 हाथ लंबाई चौड़ाई में गोबर से लिपी थी, जिन पर चूने से हाथ की कई थापें पड़ी थी। बगल में फूल की एक नई थाली में पूजा का सामान, दूब, अक्षत, रोली, दही, गुड़ और फूल पान रखे थे।